नमस्कार, मैं जिया सक्सेना और आप देख रहे हैं आरकेबी न्यूज़। और अब एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और उनके सलाहकार इस दौरे की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह मुलाकात ऐसे समय में हो सकती है जब अमेरिका और चीन टैरिफ को लेकर आमने सामने हैं। हाल ही में शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मेजबानी की थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये देश अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। हालांकि बाद में ट्रंप ने अपने बयान को नरम करते हुए पीएम मोदी को हमेशा का दोस्त बताया। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि भारत सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूसी तेल खरीद रहा है और इससे रूसी युद्ध मशीन को मजबूती मिल रही है। नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा और क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट तक कहा, लेकिन इस बार उनकी पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कम्युनिटी नोट द्वारा फ्लैग कर दिया गया। नोट में कहा गया कि भारत की तेल खरीद ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करती और अमेरिका खुद रूस से कुछ वस्तुएं आयात कर रहा है जो उसके दोहरे मापदंड को दिखाता है। वहीं भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उसका उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा है, न कि मुनाफाखोरी। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक्स कम्युनिटी द्वारा फ्लैग किए गए इस नोट को बकवास बताते हुए एलन मस्क पर भी दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और फिर से दावा किया कि भारत रूसी तेल केवल मुनाफे के लिए खरीद रहा है। नवारो पहले भी भारत को टैरिफ का महाराजा, क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट और यूक्रेन में मोदी का युद्ध जैसे शब्दों से निशाना बना चुके हैं। वहीं अब सामुदायिक नोट को बकवास बताते हुए नवारो ने लिखा कि नीचे दिया गया यह बकवास नोट बस यही है, बकवास। भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था। भारत सरकार की स्पिन मशीन तेजी से आगे बढ़ रही है। नवारो ने लिखा कि यूक्रेनियों को मारना बंद करो, अमेरिकी नौकरियां छीनना बंद करो। केरल के कोल्लम जिले के पार्थ सारथी मंदिर में ओणम उत्सव के दौरान बिछाए गए पुक्कलम यानी फूलों की सजावट को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। इस पुक्कलम पर आरएसएस का झंडा और ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया था। मंदिर समिति का आरोप है कि यह कदम केरल हाईकोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें 2023 में मंदिर परिसर के पास झंडों और सजावटी सामान पर रोक लगाई गई थी। शिकायत पर पुलिस ने 27 आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 223, 192 और 35 के तहत केस दर्ज किया। वहीं भाजपा ने इस कार्रवाई को चौंकाने वाला बताया और एफआईआर वापस लेने की मांग की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना की वीरता का प्रतीक है, इसे निशाना बनाना सैनिकों का अपमान है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि यह सब एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए किया गया और कहा कि वामपंथी सरकार देशभक्ति के संदेशों को भी खतरे की तरह देखती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर शुक्रवार रात को करीब 2:15 पर चोरी की कोशिश हुई। 4 से 5 नकाबपोश बदमाश टामी और कटर लेकर उनके घर में घुसे और पहले कार्यालय की दराज, अलमारी और लैपटॉप खंगाले, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद बदमाश पास के अन्य घरों को भी निशाना बनाने लगे, जिनमें पुनासा नगर के सीएमओ राजकुमार ठाकुर, बिजली कंपनी के इंजीनियर नरेंद्र दुबे और कारोबारी संकेत आर्या के घर शामिल थे। संकेत आर्या के जागने और चिल्लाने पर बदमाश भाग खड़े हुए। इस घटना का एक बड़ा हिस्सा सीसीटीवी में कैद हो गया है और पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह बाग टांडा गिरोह की वारदात हो सकती है। कांग्रेस ने घटना पर चिंता जताते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की और बताया कि पटवारी पर पहले भी कई हमले हो चुके हैं। मणिपुर में 2.5 साल से चल रही मैतेई और कुकीज़ समुदायों के बीच जातीय हिंसा के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहली बार राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। यह दौरा 13 सितंबर को मिजोरम असम रेलवे लाइन उद्घाटन के बाद प्रस्तावित है। बता दें कि इस हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 50,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। हाल ही में केंद्र ने कुकी उग्रवादी गुटों से समझौता कर हाईवे 2 खोलने और 1 साल के लिए सैन्य अभियान रोकने की घोषणा की, लेकिन दोनों समुदायों ने इस पर आपत्ति जताई है। मैतेई संगठन ने इसे राज्य के हितों के खिलाफ बताया,
जबकि कुकीज़ो काउंसिल ने भी अलग बयान जारी किया। इस बीच शांति वार्ता में शामिल एक आदिवासी नेता की हत्या से हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री का दौरा राज्य में शांति बहाल कर पाएगा। दिल्ली दंगा साजिश मामले में अभियुक्त शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह मामला 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़ा है। इमाम पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई। इस मामले में उमर खालिद और कुछ अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं भी पहले खारिज हो चुकी हैं। अभियुक्तों का कहना है कि मुकदमा अब तक शुरू नहीं हुआ है और जिस धीमी गति से सुनवाई हो रही है उससे यह लंबे समय तक खिंच सकता है। उन्होंने पुलिस के सबूतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन पर आतंकवाद का मामला नहीं बनता और वे सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमृतसर के किसान हरजीत सिंह समेत हजारों किसानों की फसलें पानी में डूब गईं। किसानों ने इस सीजन में लाखों रुपए निवेश किए थे, लेकिन खेत घुटनों तक पानी में डूबे हैं और फसल पूरी तरह बर्बाद होने का खतरा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार पंजाब में करीब 4 लाख हेक्टेयर धान की खेती बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिनमें अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर और मानसा सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। कृषि अधिकारियों का कहना है कि यदि खेतों में एक हफ्ते से अधिक समय तक पानी भरा रहा तो पूरी पैदावार नष्ट हो सकती है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि इससे धान की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और फफूंद संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाएगा। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 चुनाव से पहले 5,994 वोटों को फर्जी तरीके से हटाने की कोशिश का मामला अभी भी अटका हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि फॉर्म 7 के जरिए मतदाताओं के नाम बिना जानकारी हटाने की जालसाजी की गई। जांच में पता चला कि 6,018 आवेदनों में सिर्फ 24 असली थे और बाकी सभी फर्जी। हालांकि प्रभावित मतदाताओं के नाम अंततः नहीं हटे और वे चुनाव में वोट कर सके। यह मामला CID को सौंपा गया, लेकिन जांच रुक गई क्योंकि चुनाव आयोग ने जरूरी तकनीकी डेटा जैसे गंतव्य IP और पोर्ट की जानकारी साझा नहीं की। कई मतदाताओं ने बताया कि उनके नाम हटाने के लिए उनके नाम पर फर्जी आवेदन किए गए, जिनमें पूरे परिवार भी शामिल थे। कांग्रेस नेता PR पाटिल ने कहा कि अगर समय पर मामला न उठाया जाता तो हजारों वोट खत्म हो जाते। वहीं अब जांच ठप होने से इस साजिश का सच सामने नहीं आ पा रहा है। ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी CPS का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल का दौरा करके गया है। इस दौरे का मकसद जेल की स्थिति का आकलन करना था ताकि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे हाई प्रोफाइल भगोड़ों के प्रत्यर्पण मामलों में भारत का पक्ष मजबूत हो सके। अधिकारियों के अनुसार CPS टीम तिहाड़ की सुविधाओं से काफी संतुष्ट रही और भारत ने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला विशेष एनक्लेव बनाया जाएगा। ब्रिटेन की अदालतों में पहले कई भगोड़ों ने तिहाड़ में सुरक्षा और उत्पीड़न को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसकी वजह से कुछ प्रत्यर्पण खारिज हो चुके हैं। अब भारत ने साफ कहा है कि प्रत्यर्पित कैदियों के साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के 178 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं, जिनमें करीब 20 मामले सिर्फ ब्रिटेन में हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में MYH अस्पताल में चूहों के काटने से नवजात बच्ची की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अस्पताल प्रशासन ने पहले बच्ची को लावारिस बताया था, लेकिन अब उसके परिजन सामने आए हैं और दस्तावेज दिखाए हैं कि बच्ची को धारसिला अस्पताल से रेफर किया गया था। परिजनों का आरोप है कि वे 2 दिन तक अस्पताल के बाहर भूखे प्यासे बैठे रहे। डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया और बाद में बच्ची की मौत के बाद उसे लावारिस घोषित कर दिया गया। कृतिका की मां मंजू कटारा ने कहा कि ना तो उन्हें बच्ची की हालत बताई गई और ना ही मौत की जानकारी दी गई। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन का कहना है कि अस्पताल इस घटना को दबाना चाहता था। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बच्ची के परिजन उसे छोड़कर चले गए थे और मृत्यु के बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस घटना ने अस्पताल की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए RKB न्यूज़ के साथ। मैं जिया सक्सेना अब आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।